तो मेरे विद्वानों, जो आपको इतना हार्ड मैथ लगता है कि एडवांस का नाम सुनते ही माइंड में एक अजीब सी आ जाती है हरकत, तो मैं उसको इतना शॉर्ट कर दूंगा, इतने शॉर्ट पैटर्न में कर दूंगा कि बहुत ही ज्यादा। बस एक लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, आपको ऐसे ऐसे पैटर्न, ऐसे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स पता चलेंगी जो एडवांस मैथ को बहुत हल्का लेवल से कर देगी। जैसे आप इतने इतने बड़े सवाल देख रहे हैं कि ऐसा कुछ दिया होगा, ये सवाल दिए होंगे, ये सवाल दिए होंगे, और बहुत ऐसे सी टायर, रेलवे, पैट सभी में पूछे हुए सवाल है। ऐसे ऐसे सवालों का कलेक्शन उठाया है मैंने। तो मैं इन सवालों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम इनको समझेंगे। उससे पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है समलंब। अब समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आज के हम अपने टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज हमारा जो टॉपिक है आज का, तो वो समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन समझिएगा। जब हम वहां पर सारे सवाल करेंगे तो आप विदाउट टेंशन के आप इजीली कर सकते हैं। तो समलंब की अगर मैं एक बात देखता हूं कि समलंब आखिर होते क्या है, यानी उनके आखिर उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, तो समलंब में कुछ चित्र यूं करके होता है, ऐसे करके हम मान सकते हैं। ये एक समलंब का चित्र है। समलंब में सबसे पहला पॉइंट, एक बात याद रखिएगा कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, यानी चारों भुजाएं हमारी डिफरेंस ही होंगी। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ये सारी ही डिफरेंस होंगी। और अगर सारी डिफरेंस हैं तो उसके साथ साथ क्या बातों को ध्यान रखना है, केवल क्या होगा कि ये जो दो आमने सामने वाली भुजाएं होंगी, ये एक दूसरे के समांतर होंगी। इतनी बातों को याद रखिएगा समलंब की एक डेफिनेशन से। दूसरी कंडीशन में अगर इनके कोण की बात करें, तो ये वाला कोण और आपके ये वाला कोण, उधर ये वाला कोण और सामने वाला कोण, इन कोणों के डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि कौन कोण किसके विपरीत होगा। कोई भी कोण इसमें समान नहीं होता है। बस ये कह सकते हैं कि आपके जो सामने के कोण होते हैं, या कह सकते हैं कि विपरीत कोण, विपरीत जो कोण होंगे वो आपका कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 का। सेम कंडीशन, ये वह दोनों ही कोण कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 का। जबकि ये दोनों कोण मिलकर 180 का कोण नहीं बना सकते। तो एक छोटी मोटी डेफिनेशन है, कभी कभी एग्जाम इनको पूछ लेता है। तो ये तो बात हो गई कोण से रिलेटिव। अगर इनके फॉर्मूले की बात करते हैं, यानी इनमें फॉर्मूला क्या क्या यूज होते हैं, तो केवल हमें दो ही फॉर्मूलों को याद रखना है, या दो ही बातों को याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन देखें, तो किसी भी चीज का परिमाप अगर हमें निकालना है, तो आपको छोटी सी एक बात को समझना है। अगर परिमाप निकालना है, तो मान लीजिए मुझे इस पेंसिल का परिमाप निकालना है, तो सेम बात है, इसके चारों तरफ घूमकर मुझे वापस अपनी जगह पर आना है, तो वही परिमाप है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को यहां से चलूं और यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां घूमू, यहां घूमू, यहां घूमू, और वापस में इसी पॉइंट पर आ जाऊं, तो यही परिमाप है। तो सिंपल एक डेफिनेशन से फॉर्मूला हो जाता है कि परिमाप क्या होता है, यानी इन सारी भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो वही इसका परिमाप है। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और आपका क्या हो जाएगा, डी। यानी परिमाप का फॉर्मूला ये हो जाता है। बहुत आसानी से समझ लो, अगर हमारे पास इसकी चारों भुजाएं हैं तो वही हमारा परिमाप हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल में ही सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, डेफिनेशन। क्षेत्रफल में क्या होगा, क्योंकि आप एक बात समझ रहे होंगे यहाँ पर, कि क्षेत्रफल में देखा तो एक आयत नहीं है, क्योंकि आयत में आप क्या कर सकते थे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर सकते थे। ये कोई वर्ग भी नहीं है, तो फिर इसमें क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें क्या क्षेत्रफल होता है, तो 1/2, यानी इसके क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2, और ब्रैकेट में आपकी जो समांतर रेखाएं होती हैं, यानी एक दूसरे के जो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का योग, या समांतर रेखाओं का योग। तो समांतर रेखाओं का अगर हम योग कर लेंगे और मल्टीप्लाई में उसकी हाइट कर लेंगे, ये बात, एक ही फॉर्मूला होता है। इसी से वो आपको क्या पूछ लेगा, हाइट के बारे में पूछ सकता है। अगर उसने हमसे हाइट के बारे में, बस ये 2 मिनट देखिएगा, फिर आप सवाल देखेंगे बड़े इजीली हम कर लेंगे। अगर मैं हाइट के बारे में यहां से अगर वो मुझसे पूछता है, तो हाइट के बारे में मैं इसमें से कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप देख रहे हैं, अगर मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा। और ऊपर कौन है, क्षेत्रफल, तो 2 ऊपर गया होगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल, और अपोन में क्या आ जाता है, तो अपोन में आ जाता है समांतर भुजाओं का क्या आ जाता है, वापस योग आ जाता है। यानी ये बटे में चला जाता है। अब ये समांतर भुजाएं कौन सी हैं, यानी डी और आपके ये बी, ये दोनों ही क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, कि जो एक साथ या एक दिशा में एक दूसरे की तरफ जा रही है। एक सिंपल सी है, हाथ है तो ये समांतर दिशा में है। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि ये साइड वाली नहीं,
लंबी, तो उनको समांतर रेखा कह सकते हैं और दोनों साइड वालों को बाह्य कह सकते हैं या वगैरह कुछ कह सकते हैं। तो दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक आपको परिमाप का और एक आपको क्षेत्रफल का। बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है, आपका समलंब कंप्लीट हो जाएगा। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, यहां तक रिपीट हुए हैं कि एज इट वर्ड एज इट नंबर तक रिपीट हुए हैं। तो बड़ा विद्वान हो, आप बड़े इजी से कर लेंगे, हम बड़ा एक छोटे स्टेप से लेकर क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समलंब दो समांतर भुजाओं की लंबाई, देखिए साफ कह रहा है कि दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है, यदि समलंब की ऊंचाई 4, समलंब की ऊंचाई कितनी है 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ एक मैप ये हमारा इस तरीके से बन सकता है, ऐसे कह सकते हैं कि हमारा कोई इस तरीके से मैप है, और जो समांतर भुजाएं हैं वो एक 6 सेमी होगी, 8 वाली जाहिर से ज्यादा ही होगी। अब समलंब की ऊंचाई क्या होती है, कभी कभी वो कह सकता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मध्य दूरी, ऊंचाई कह सकता है, एनीथिंग कुछ वर्ड यूज कर सकता है, तो वो सब इसी के लिए यूज करता है। तो कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी है इसी को हम हाइट कह सकते हैं, और उसने हाइट कितनी दी है 4 सेमी। हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से जानते हैं, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है 6 और कितनी है 8, अगर 6 8 को जोड़ दो तो कितना हो गया 14, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पिछले फॉर्मूले में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है एच होता है। बस इतनी सी इन दो बातों को याद रखना है, और एच की वैल्यू साफ दे रखी है कितनी है 4, और 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी कितने होते हैं 28, यानी इसका आंसर हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है बी। ठीक, तो दो बातों को एक बात समझिएगा कि हमारा सिर्फ इतना है कि अगर आपको क्षेत्रफल के बारे में बताना है तो सिर्फ इतना ही करना होता है। वैसे दोनों ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है, उन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सोचिएगा एग्जाम के पास कुछ बचता ही नहीं है, तो टिल्लू मेरा बेटा क्या करेगा, उनको नंबर्स को हार्ड कर देता है वो। अगर नंबर्स को हार्ड करा तो हमें पता है, हम सीधा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, और हम जानते हैं समांतर भुजाओं का योग, और हमारे पास क्या है 1.5 है और 2.5 है, और 1.5 और 2.5 क्या हो जाता है, हम नॉर्मल भाषा में लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है टोटल 4, और मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी कितनी है 6.5, तो 6.5 हो जाता है। अगर आपने 2 से काटा तो 2 दूनी 4, और 6.5 का दुगना कितना होता है 13 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। बहुत सारे एग्जाम, आरआरबी सिकंदराबाद, ग्रुप डी, यूपी, पैट, एनटीपीसी, एनीथिंग एग्जामों में पूछा गया। ये पैट एनटीपीसी तो एग्जाम चले रहे, वहां भी ये सवाल पूछा गया। मैंने कहा ना कि एज इट नंबर एज इट डेफिनेशन तक कुछ ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेता है, बस एक मन में डर बना हुआ है। दो ही तो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, समांतर भुजाओं का योग और मल्टीप्लाई एच, और अगर आपसे ये पूछ ले कि परिमाप, तो चारों भुजाओं का योग हो जाता है। लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे शॉर्ट में बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर हमारी क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो हमारा न्यू चैनल, इसको ग्रोथ करने के लिए आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका क्या है कि आपका जो है एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर मीटर है, और उसकी समांतर जो भुजाओं की लंबाई है वो क्रम से कितनी है 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तद अनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी होगी। मैंने कहा ना इसके ऑप्शन नहीं बनते, केवल हाइट से ही उसने क्वेश्चन बना दिया। हमें पता है कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, एक बार फॉर्मूला फिर रिमेंबर कर लेते हैं, 1/2, और आपके जो है समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कितना होता है h। तो इस बार आपके क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल है 105, और 105 के बराबर में हमें दिया है कि 1/2, और दोनों भुजाएं दी है हमारे पास, 9 मीटर भी है और 12 मीटर भी है, यानी 9 प्लस के 12, और मल्टीप्लाई में कितना दिया है h, यानी हमें हाइट बतानी है या उनके मध्य के बीच की दूरी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो दो ऊपर चला जाता है 105, और दो ऊपर चला जाता है तो यहाँ हो जाता है 210, और बराबर 9 और 12 टोटल हो जाता है 21, और मल्टीप्लाई कितना हो जाता है h। 21 से अगर काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी हमारे जो समलंब चतुर्भुज की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 10 मीटर। आप देख रहे हैं कि कितने इजीली हम इन सवालों को कर सकते हैं। बस कुछ पैटर्न, कुछ तरीके आपको आसानी से आने चाहिए, और थोड़ा समझने का आपको पेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को समलंब ही कहते हैं, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है और दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेमी है एवं दोनों की लंबाइयों में जो अंतर है वो 4 सेमी है। तो हमें बताना है भुजाएं क्या है। देखिए सवाल एग्जामिनर फिर जबरदस्ती के बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास सवाल बचते ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से होगा, हमारे एक क्षेत्रफल बताया और उनके जो लंबत की दूरी है यानी भुजाओं की जो लंबत दूरी है यानी ये जो बीच वाली दूरी है, तो हमें हाइट बताई गई है, हाइट कितनी है 19 है। फिर उसने एक बात कहा कि दो जो समांतर है उनमें अंतर कितने का है 4 का है। इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए अगर ये x हुई तो ये x+4 होगी यानी ये ज्यादा होगी। हमारे पास आपकी दो समांतर भुजाएं आ गई, हाइट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 475 और बराबर क्या होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजा क्या है x और प्लस x प्लस के कितना है 4 और मल्टीप्लाई में क्या होती है हाइट, और हाइट अपने पास कितनी है 19 है। इसके बाद सवाल खत्म हो जाता है। 2 ऊपर गया तो आपने देखा कि अगर हम इससे गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9 और बराबर x और x कितना हो जाता है 2x और प्लस के 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है 19 है। ये 19 है तो बटे में जाएगा और 19 पंजे कितने होते हैं 95, यहाँ पर आया 50 और ये 4 प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा, बराबर बच गया 2x और यहां से घटा तो आपका बच जाता है कितना 46 और बराबर कितना आ जाता है 2x यानी इसका जो x की वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है 23। हमसे कह रहा है कि दोनों भुजाएं कितनी होगी, तो हमें पहली भुजा तो पहले ही मिल गई यानी जो पहली भुजा होगी तो वो कितनी होगी 23 और दूसरी भुजा कितनी थी 4 ज्यादा थी तो 23 प्लस के 4 यानी जो सेकेंड वाली भुजा होगी वो कितनी होगी 27। तो हमारा आंसर आ जाता है, तो हमारी जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी 27 व 23 सेमी होंगी। तो आप देख रहे हैं कि छोटे मोटे सवालों को वो इस तरीके से बढ़ा देता है, तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए। अगर पैटर्न पता है तो या आप एनटीपीसी एसएससी यूपीएस ट्रिपल एससी कहीं भी अगर सवाल आते हैं तो बस थोड़ा सा ही उनको घटा बढ़ा देता है, बस उसी को देखना है मेरे विद्वानों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े टॉप 10 क्वेश्चन है और पूरा ही इसमें टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है यदि उनके न्यूनतम दूरी यानी उनके जो बीच की दूरी है वो 12 सेमी है, यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है तो समांतर भुजाओं में अधिक यानी ज्यादा वाली जो आपकी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो भुजाएं हैं तो हमें पता बताया गया कि हमारे पास जो भुजाएं हैं कि 2 अनुपात कितने में है 3 में है। आप अच्छे से समझिएगा, अगर रेशो में अगर कोई वैल्यू दी है तो इसका मतलब एज इट वैल्यू नहीं है, एक हमारी तरफ से हमारी वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू एक 2 हो जाती है और एक 3 हो जाती है, मान लीजिए एक्स के साथ हो सकती है, हमें एज इट वैल्यू नहीं पता। तो फॉर्मूला हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 480 बराबर क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, वो समांतर भुजाएं कितनी है 2 और 3 तो कितना हो गया टोटल 5x और मल्टीप्लाई कितना होता है विद्वानों हाइट, तो हाइट या दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 12। सवाल खत्म। अगर आपने 2 से काटा तो 6 बार और आप जानते हैं कि 6 पंजे कितना होगा 30 तो 0 से 0 कटा और 3 से काटा तो 3 ही गना 3 और 3 छंग 18 यानी x की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। सवाल ने कहा कि भुजा वो वाली बताइए जो सबसे लंबी हो, तो सबसे लंबी कितनी होगी 3 होगी। तो इसका मतलब अगर मैं 3 से गुणा 16 की करता हूं तो आपके पास लंबी भुजा आ जाती है और लंबी भुजा कितनी हो जाएगी 48 यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो आपने देखा सिर्फ पैटर्न के साथ साथ हम उसको आराम से फॉलो कर सकते थे, तो इसका आंसर होगा कितना 48 होगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल देखते हैं। तो एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 वर्ग है, उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के में और लंबत दूरी 12 है, तद अनुसार प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करती जाए। देखिए अब सवाल को इसने और बढ़ा दिया, अगर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में टोटल कितनी यानी उनके बीच में अंतर कह सकते हैं या कितनी वृद्धि हो जाएगी। एक क्षेत्रफल तो हमें पता है 384 और दूसरे क्षेत्रफल को बताना है, अगर उसमें 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए तो पहले तो हमारे पास भुजाएं ही होनी चाहिए तभी तो हम उसे बढ़ा सकते हैं, और भुजाएं अपने पास है नहीं, उसने बस केवल रेशो दिया कि 3 अनुपात कितना है 5 है। तो हमें पता चला कि जो समांतर भुजाएं हैं, तो आपके पास जो समांतर भुजाएं हैं तो 3 अनुपात कितने में है 5 में। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल है 384 और बराबर 1/2 और हम जानते हैं समांतर भुजाओं का योग यानी कितना होगा 8x और मल्टीप्लाई हमारे पास न्यूनतम दूरी कितनी है, तो हमारे पास न्यूनतम दूरी है 12
तो आपने अगर 2 से काटा तो कितनी बार कटा, 6 बार। अब इनको काट लीजिए, अगर ऐसा आपने 8 से काटा तो 8 चौक 32 होते हैं और 8 अट्ठे 64। फिर अगर 6 से काटा तो 6 अट्ठे 48, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर एक्स की वैल्यू 8 है तो भुजाएं कितनी कितनी होंगी, तो आप देख रहे हैं तो हमारी जो भुजाएं होंगी, तो पहली भुजा अगर हम देखें तो 3 से गुणा करा तो 8 तिया 24 होगी, और दूसरा 8 पंजे 40 होगी, यानी हमारा वहां से फ्रैक्शन निकल आया। तो आपकी एक भुजा आप देख रहे हैं 24 है और दूसरी भुजा देख रहे हैं 40 है। तो सवाल ने कहा कि यदि मैं दोनों को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दूं, अगर उसने दोनों को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाया होगा तो 26 हो गई होगी, इसको 2 बढ़ाया होगा तो 42 हो गई होगी। तो नए क्षेत्रफल में डिफरेंस कितने का है, तो हम जानते हैं कि हमें न्यू क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 भुजाओं का योगफल। अगर मैंने 42 और 26 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, तो 42 और 26 कितने हो जाते हैं, 68। और मल्टीप्लाई, हाइट चेंज नहीं हुई है तो हाइट कितनी है, 12 ही है। और आपने 2 से काटा तो 6 बार, और 6 से इसकी गुणा करिएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 छंग 36, 36 और 4 कितने हो जाते हैं, 40, यानी कितना आ जाता है, 408। और जबकि हमारा पुराना जो क्षेत्रफल था तो 384 था। सवाल कह रहे डिफरेंस कितने का है, तो अगर मैं इसको घटा देता हूं किसमें से, 384 में से, तो आपको अंतर मिल जाएगा। आपने देखा 8 में से 4 गया तो 4 ही बच गया, और यहाँ 10 और 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 ही बच गया। यानी जो हमारा डिफरेंस आएगा तो वो कितने सेंटीमीटर का आएगा, 24 सेंटीमीटर का, यानी ऑप्शन होगा हमारा बी। तो बस बात वही है, आप देखिएगा कि कोई भी अगर चैप्टर है तो वो अपना बेस नहीं छोड़ता। बेस का मतलब है कि अपने वो फॉर्मूले नहीं छोड़ता, अपने आधार नहीं छोड़ता, और उन्हीं से रिलेटिव सब बना कर देता है। एग्जाम के पास भी क्या बचा है, एग्जामिनर आप सोचिएगा, एग्जामिनर के पास क्या बचा होगा, वो भी सिर्फ उन सवालों को बार बार रिपीट करेगा, उन्हीं में मिलाएगा। तो ये कंडीशन हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल देखते हैं, टॉप 10 सवाल है, इसके बाद 3 सवाल और हैं। एक समलंब ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेमी है, और उसकी भुजाएं, उसकी समांतर भुजाओं का योग 2:2/11 है। तद अनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 है तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए सवाल है, काफी सवाल को घुमाया है कि हमारा एक जो इस तरीके से शब्द दिया है कि कोई समलंब चतुर्भुज होगा। अब समलंब चतुर्भुज में हमें जो भुजाएं बताई गई, तो ये 4 बताई गई और ये 7 बताई गई। हाइट के बारे में क्या कहा, हाइट के बारे में ये कहा कि उनकी जो भुजाओं की जो हाइट है, तो उनके समांतर भुजाओं के योग का 2/11। तो अब क्योंकि रेशो में है तो एक्स के साथ लिख लीजिए, और अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालता हूं तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11x हो गया। और इनका कितना निकालना है मुझे, 2/11, क्योंकि सवाल ही ऐसा कहा। और 11 से 11 कटा तो आपका कितना आ गया, 2x, यानी हाइट भी हमें मिल गई। हाइट कितनी होगी, 2x होगी। आगे क्या कहता है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब सोचिएगा हम विकर्ण कैसे बता सकते हैं, विकर्ण तो जब भी बताएंगे जब हमारे पास भुजाएं हो, पहले तो भुजाएं नहीं है। तो हम भुजाओं के लिए ही उन्होंने क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी 4 और 7 कितना हो गया, 11x हो जाता है, और मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, तो 1/2 और भुजाओं का योग 11x, और मल्टीप्लाई हाइट हो जाती है। तो हाइट कितनी है, तो हाइट हो जाती है आपकी 2x। आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कट सकता है, 11 से काटा तो 11 का ना 11 और 11 छंग 66। और मैंने अगर x की x से गुणा करी तो x स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट में 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब हमें वैल्यू पता चलेगा हमारी हाइट कितनी हो गई। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो आप देख रहे हैं अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई 4 से करी तो ये वाली भुजा होगी 16, और अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई 4 से करी तो ये वाली भुजा कितनी होगी, यानी 7 चौक 28। और अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करी तो इसकी हाइट कितनी होगी, 8। ये तो हमें मिल गई। लेकिन सवाल ने ये पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि आप ये बताइए कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो विद्वानों अब विकर्ण हमें बताना है, तो विकर्ण की लंबाई कैसे होगी। अब विकर्ण का बड़ा मामला है कि हम विकर्ण कहाँ लें। तो आप एक बात देख रहे हैं कि विकर्ण में यहाँ से कोने से मिलाना होगा और दूसरे कोने तक जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। सोचिए अगर मैं यहाँ से भी जाता हूँ तब भी वहीं जाना है, तो सेम प्रोसेसर है। अब लेकिन विकर्ण में कैसे बताऊं, ऐसा तो कोई त्रिभुज निकलता ही नहीं है, तो उसके लिए एक समांतर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो मैं निकाल सकता हूँ। तो कुछ हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं मेरे पास अगर मुझे ये विकर्ण निकालना है तो मेरे पास लंब होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए। और लंब की वैल्यू तो मुझे पता है 8 है, लेकिन आधार की कितनी है।
अब आधार की आप सोच रहे होंगे कि 28 है, जबकि 28 तो यहां से लेके यहां तक है, तो फिर इसका मतलब मीडिएटर वैल्यू कितनी होगी। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो मीडिएटर में वैल्यू कितनी है, 16 है। तो यहां भी कितनी वैल्यू होगी, 16 ही होगी। क्योंकि क्यों होगी 16, अब ध्यान से समझते हैं। अगर ये वैल्यू 16 हुई तो टोटल कितनी है, 28 है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि कितनी बची है, 12 बची है। और अगर ये 12 हुई तो यहाँ कितनी होगी, 6, और यहाँ कितनी होगी, 6। तो वो बराबर भागों में बटी होगी। क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं विकर्ण यहां से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये तो दूरी होनी ही चाहिए। और यहां तक कि उसके सामने की दूरी मिली गई है, कितनी है, 16। तो इसका मतलब इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, इस आधार की लंबाई कितनी होगी। तो इस आधार की लंबाई टोटल कितनी हो जाती है, 22। अब हो गया हमारा सवाल खत्म। हमें चाहिए विकर्ण, या कह सकते हैं कर्ण। तो विकर्ण बराबर हम कह सकते हैं, तो हमारा जो विकर्ण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, और आधार कितना है, 22 का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है, 8 का स्क्वायर। तो यही एक पॉइंट छांटना था आपको, कि जब हम विकर्ण बनाएंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा, तो उसके मीडिएटर की लंबाई तो ऊपर वाली ही आ जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी ये इधर को भी साइड बढ़ा है, तो यहाँ की लंबाई कैसे आ गई, तो जो भी इनकी एक्स्ट्रा लंबाई बची होगी वो दोनों बराबर भागों में बट जाती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। क्योंकि टोटल 28 थी और 16 आई, तो इसका मतलब अभी भी 12 बची, और 12 बची है तो 6 उस साइड होगी और 6 इस साइड होगी। और टोटल हमने देखा 16 है, तो 6 अगर ये हुई तो टोटल आधार कितना हो गया, 22। अब सवाल खत्म हो जाता है। 22 किसका वर्ग, 22 का वर्ग कितना होता है, तो 22 का वर्ग होता है 484, और 8 का कितना होता है, 64 होता है। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 4 4 8 हो जाते हैं, और 8 6 14 हो जाते हैं, और कितना हो गया, 548। और 548 किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो ऑप्शन में ही देखिएगा सब दो के बाहर निकला है। तो अगर दो के बाहर निकला होगा तो 4 निकाला होगा, और अगर दो बाहर निकला होगा तो 4 से भाग कर लीजिएगा, 4 ही गना 4 हो जाता है, और 4 तिया 12 हो जाता है, 4 सत्ते 28। यानी हमारा आंसर आ जाता है 2 रूट 137, यानी ऑप्शन होगा हमारा डी। तो यहां पर आपने देखा एक सवाल के अंदर उसने दो दो तीन तीन सवाल जोड़ दिए। तो एग्जामिनर के पास विश्वास रखिए कुछ नहीं बचता, तो वो यही सवालों को ऐड कर देता है, और इसे ही हम थोड़ा मॉडरेट और हार्ड कह देते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, समलंब आकार के एक क्षेत्रफल 1440 मीटर और समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का योग 5:3 हो, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा सिंपल हो जाता है, हमारी जो भुजाएं दे रखी हैं 5x, और कितनी दे रखी हैं, 3x। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, यानी 1440 बराबर 1/2, और समांतर भुजाओं का योग करा तो हमारा हो जाता है 8x, और मल्टीप्लाई में उसकी हाइट, और हाइट कितनी है, 24 है। और अगर मैंने इसको काटा तो यहाँ से कितनी बार कट गया, 12 बार। क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे तो यहीं से काटे लेते हैं। और अगर मैंने 12 से काटा तो 12 12 एम कितना हो जाता है, 144। और 8 से काटा तो 8 ही का 8, और 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। हमसे क्या कह रहा है कि बड़ी समांतर भुजा बताइए, और बड़ी कौन सी है, 5। तो 15 पंजे 75 कितना हो जाता है, 75। यानी बड़ी वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 75 मीटर होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ये तो वही सेम सवाल ही था, कि बस रेशो दिया है, बड़ी भुजा आपकी जो लंबाई दी है, और हमसे बड़ी या छोटी भुजा पूछेगा, यानी सिर्फ आपको क्षेत्रफल में x की वैल्यू निकालनी है। अगले सवाल की तरफ की बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एबीसीडी एक समलंब है, जिसमें AB जो समांतर है वो DC के है, तथा AB बराबर 2CD है। इसके विकर्ण AC BD पर परस्पर O पर मिलते हैं, तद अनुसार त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का रेशो क्या है। तो कुछ ये सवाल में हमें क्या करना होगा, एक बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, क्योंकि चित्र बेसी सवाल है। अगर हमारा कोई आपका समलंब का चतुर्भुज ऐसा है, फिर वो हमसे कहता है कि आपके जो है ABCD, यानी A होगा, B होगा, C होगा और D होगा, इस तरीके से है। और AB जो है, यानी AB जो है वो DC के समांतर है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसने कहा AB बराबर 2CD, तो यानी इसकी अगर x वैल्यू है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, 2x होगी। यहां तक उसने बात बताई। फिर इसके बाद कहता है कि विकर्ण AC पर है, यानी कोई विकर्ण होगा तो हमारा वो AC पर विकर्ण है। फिर दूसरा किसका है, BD पर है। दूसरा विकर्ण किस पर होगा, BD पर होगा। वो O पर मिलते हैं, यानी कोई स्थान होगा कोण O पर है। तद अनुसार त्रिभुज, अब त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटें समलंब में, तो विद्वानों अच्छे से एक बात को याद रखना, कि जब वो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर,
तो ये जो है समबाहु त्रिभुज बनते हैं। बिल्कुल हाँ, सही सुना, समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये अच्छे से इसका एक शॉर्ट बात याद रखना। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आप सब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब सबसे पहले उसने कौन सा पूछा है, एओबी, यानी एओबी। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमें बताना है, और दूसरा हमें रेशो रखना है किसका, हमसे किसका कह रहा है, सीओडी, यानी सीओडी, यानी आपको जो है त्रिभुज सीओडी इसका क्षेत्रफल बताना है। और समबाहु त्रिभुज में बराबर ही होगा, और क्षेत्रफल उसका क्या होता है, √3/4, और फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा देखें तो कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। और रेशो इसका भी √3/4 और भुजा स्क्वायर, और जबकि इसकी भुजा कितनी है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाती है, 2x²। और दो का अगर हमने वर्ग करा तो कितना हो गया, 4, और x का x²। अब यहाँ पर देखिएगा, अब सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर √3/4 से √3/4 कट गया, और आप देख रहे हैं x² से x² कट गया, तो यहाँ क्या बचा होगा, 1, और वहां पर क्या बचा, 4। तो उन दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1:4 होगा। और इसमें काम की बात हमेशा याद रखना, बच्चों का बहुत ऑप्शन गलत हो जाता है कभी कभी इस पे, कि कभी कभी वो सेम ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या इल्यूजन सा हो जाता है। तो ध्यान रखना, जिसको पहले पूछा गया है वही पहला होना चाहिए, जिसको बाद में पूछा गया उसका क्षेत्रफल ही बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन ध्यान रख लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि आपका 10वां क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी, ए डी और बी सी एक समांतर भुजाओं वाले समलंब है। यानी पहले तो चित्र को समझ लेते हैं कि कुछ चित्र होगा इस तरीके से, और उस चित्र में क्या है कि ए डी और दूसरा किसको बता रहा है कि बी सी, वो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर हमने रख दिए। फिर वो कहते हैं कि ई बी सी पर एक बिंदु है, यानी बी सी पर यहां पर एक ई बिंदु होगा, और ई बिंदु है, ए बी सी डी और ई डी के क्षेत्र का अनुपात बताइए। देखिए एक बिंदु है, तो बिंदु किसकी तरफ इशारा करता है, तो वो करता है हाइट की तरफ। इस बात को ध्यान से समझना। अब इस कंडीशन में क्या कहता है, एक तो वो ए बी सी डी यानी समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दूसरा कह रहा है ए, और यहां से कह रहा है ई, और दूसरी किसकी तरफ कह रहा है, डी की तरफ, यानी ए ई डी का क्षेत्रफल बताइए। तो आप ध्यान से अगर आप देख रहे हैं कि जब भी हमारा जो है हाइट की तरफ अगर दर्शाता है, तो वो जो है एक समकोण का त्रिभुज बनता है। और समकोण का त्रिभुज आप सभी जानते हैं, तो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि आंसर सारे इनके शब्दों में ही दिए हैं, तो हम भी शब्दों में लिखते हैं। तो हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और फिर क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितनी है, ए डी, दूसरी भुजा कितनी है, बी सी, और मल्टीप्लाई में होती है हाइट, और हाइट कितनी है, ए से ई तक है। तो यह हाइट को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या ए से ई तक भी लिख सकते हैं। तो हमारी हाइट एच है। रेशो पूछा है किसके साथ, त्रिभुज के। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज कैसा है, समकोण है, और समकोण के त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो वही 1/2। अब आधार कितना हो गया, ए डी, यानी ब्रैकेट में आया ए और डी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई हम देख रहे हैं, ऊंचाई तो कितनी है, एच ही है। तो यहां से देखिएगा 1/2 से 1/2 कट गया, और एच से एच कट गया। तो हमसे पूछा गया था इनका रेशो क्या होगा, तो हमारा रेशो क्या होगा, ए डी प्लस के बी सी, और बटे में कितना आ जाएगा, ए डी। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी ए डी प्लस बी सी, और अनुपात में हो जाएगा ए डी। तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेशंस में सवाल आएंगे तो थोड़े से भारी होंगे, बस उनको समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, और पूरी कोशिश करिएगा, तो आसानी से उनके सवाल निकल आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके मोस्टली समलंब चतुर्भुज का एक टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हमारे चैनल आपको सपोर्टेड हेल्पेड लगा हो, तो आगे भी हम बेहतर और कंटेंट के साथ वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी बड़ी जरूरत है, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट रखेंगे जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए।